नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का आज ये लास्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आइलैंड यानी कि द्वीप से। अब द्वीप होते क्या हैं, ठीक है, किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जो स्पेशली यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में आपसे पूछे जा सकते हैं, इन सबको यहाँ पर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो इस वाले वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं या फिर डेली बेसिस पर जो वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर, इसके नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के थ्रू ना मिल पा रहे हो, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आइलैंड है क्या। सो देखो, अगर हम बात करते हैं आइलैंड या फिर द्वीप की, तो ये स्थल खंड है, यानी कि ये जो है एक लैंड का पार्ट है। जैसे आप देख रहे हो ये एक पूरा समुंदर है, समुंदर में बीच बीच में इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ लैंड होगा, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, आइलैंड बोला जाता है, ठीक है। जिसके चारों ओर जल का विस्तार हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एक क्या है, भूमि का एक टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी फैला हुआ है, तो वही क्या कहलाएगा, आपका एक द्वीप कहलाएगा। उत्पत्ति के आधार पर इनको निम्नलिखित वर्गों में रखा जाता है। अब सबसे पहला जो इसके अंदर प्रकार है वो है आपका डायस्ट्रैफिक आइलैंड, यानी कि विवर्तनिक द्वीप। जैसे ही हम विवर्तनिक की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, भूकार्विक हलचल की बात कर रहे हैं। यानी कि ज़मीन के नीचे जो हलचल हो रही है, या तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा एक लैंड जो है, जो भूमि है, वो नीचे की तरफ धंसेगी, या फिर वो ऊपर की तरफ उठ सकती है, या फिर वहाँ पर दरार पड़ सकती है भूमि में और वहाँ पर घाटियों का निर्माण हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से अलग होकर श्रीलंका हो गया, मतलब बीच में क्या हुआ, एक जो मतलब इंडिया वाला लैंड है उससे कट के एक छोटा सा पार्ट जो है वो अलग हो गया। इस तरीके से द्वीप का निर्माण होगा जब हम डायस्ट्रैफिक आइलैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति कैसे होगी, भूगार्विक हलचलों की वजह से होगी। सबसे पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि भूगार्विक हलचल होगी, यानी कि ज़मीन के नीचे कुछ ऐसी हलचल होगी जिसकी वजह से भूमि जो होगी वो नीचे धंस सकती है, समुद्री मार्गों में भूमि ऊपर उठ सकती है, या फिर दरार घाटियों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। मतलब सपोज अगर ये एक पूरा लैंडफॉर्म है, नीचे कुछ हलचल हुई और हुआ क्या कि यहाँ पर कुछ पार्ट जो है भूमि का नीचे धंस गया, ठीक है, कुछ पार्ट क्या हुआ, नीचे धंस गया। इस वजह से एक आइलैंड आपका बन सकता है। इसके अलावा समुद्री मार्गों में भूमि जो है वो ऊपर उठ जाएगी। जैसे ये पूरा समुंदर है, समुद्र में क्या होगा कि नीचे जो भूमि दबी हुई थी समुद्र के, वो भूगार्विक हलचल की वजह से क्या हुई, ऊपर उठ गई। तो ये चारों तरफ इसके क्या है, पानी घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, अब आइलैंड कहलाएगा, ठीक है। या फिर दरार घाटियों का निर्माण होगा, अथवा महाद्वीपीय भूभागों से अलग हो जाने से ये विवर्तनिक द्वीप जो है इनका निर्माण होगा। अटलांटिक महासागर, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ और प्रशांत महासागर के जो अनेक द्वीप हैं, इन सब का जो निर्माण हुआ है वो डायस्ट्रैफिक आइलैंड की वजह से ही हुआ। मतलब डायस्ट्रैफिक जो आइलैंड है, इस तरीके के ये आइलैंड है, मतलब ये टाइप है इनका। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगार्विक हलचल की वजह से। सो यहाँ पर जो मोटा मोटी अगर हम कहें तो मेन पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं कि जब हम विवर्तनिक द्वीप की बात करेंगे तब हम बात कर रहे हैं भूगार्विक हलचल, उसकी वजह से भूमि ऊपर उठ सकती है, नीचे धंस सकती है, दरारें पड़ सकती हैं, या फिर किसी कॉन्टिनेंट से कोई भूभाग जो लैंड पार्ट है वो अलग हो जाएगा उससे और समुद्र के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर एक आइलैंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आई होप आपको याद रखेंगे। जब हम अटलांटिक महासागर की बात करेंगे तो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़, और जब हम प्रशांत महासागर की बात करें तो कई सारे आइलैंड उसमें बिखरे पड़े हैं। उन सब का निर्माण विवर्तनिक हलचलों की वजह से ही हुआ है या फिर भूगार्विक हलचलों की वजह से ही हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिपोजिशनल आइलैंड। अब एग्जैक्टली हैं क्या डिपोजिशनल आइलैंड। जैसे यहाँ पर आप ये वर्ड देख रहे हो डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब कुछ ना कुछ जाकर इकट्ठा होता जा रहा है और धीरे धीरे वही जो है एक लैंड का टाइप बन जा रहा है, मतलब लैंड का फॉर्म बन जा रहा है, ठीक है, भूमि बन जा रही है और चारों तरफ उसके पानी फैला हुआ है, उस वजह से वो क्या कहलाएगा, एक आइलैंड कहलाएगा। सो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, हिमानियाँ और सागरीय लहरें, इनके द्वारा अपने साथ परिवहन किए गए पदार्थों का निक्षेपण से इन द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे आप देखते हो गंगा नदी है, ऊपर से अगर चलती चली आ रही है हिमालय से, तो अपने साथ वो क्या कर रही है, अपने साथ डिपॉजिट्स को लेके चल रही है, अपने साथ अवसाद को लेके चल रही है। वही सेडिमेंट्स आगे जाकर इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर, और वहीं पर क्या होगा, जब उसके चारों तरफ पानी फैला हुआ होगा वो एक द्वीप का फॉर्म ले लेंगे। ये एक मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है।
इस तरीके से हिमानियाँ ग्लेशियर्स भी ये काम कर सकती हैं, और सागरीय लहरें इनके द्वारा भी डिपॉजिट जो है किसी एक जगह जाकर इकट्ठा होगा और वहाँ पर एक लैंड का फॉर्म ले लेगा, और इसी को क्या बोलते हैं, निक्षेप मूलक द्वीप या फिर डिपोजिशनल आइलैंड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरदनात्मक मूलक द्वीप की, यानी कि इरोजनल आइलैंड की। नाम से ही पता चल रहा है कि इरोजन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे कोई चीज़ जो है, भूमि जो है वो धीरे धीरे घिस रही है और उससे जो है गाद इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, सो मुलायम चट्टानों पर अपर्दन क्रिया शीघ्रता से होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब मुलायम है तो उसका जो उसके ऊपर घर्षण है वो बहुत तेज़ी से होगा और जो उसके ऊपर की परत है वो उससे हटना शुरू हो जाएगी। परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टाने बचे रह जाते हैं, जिसके चारों ओर जल भर जाने पर ऐसे द्वीप बनते हैं। ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से बना द्वीप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो ग्रीनलैंड तो ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात यह है कि जो हम अपर्दन मूलक द्वीप की बात कर रहे हैं या फिर इरोजनल आइलैंड की बात कर रहे हैं, सो इसमें जो ये वर्ड है इरोजन, इसको आप याद रखो। इरोजन से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इरोजन का मतलब क्या, सपोज ये एक चट्टान है। अब इस चट्टान का जो ऊपरी परत है ये मुलायम चट्टान है, मतलब ये चूना पत्थर की हो सकती है या किसी और चीज़ की। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर ये घिसना शुरू होगी और क्या होगा कि यहाँ पर जो अंदर इसके एक कठोर पार्ट है जो नहीं घिस रहा है, जो टोटल पत्थर है, अब ये नहीं घिस रहा है। ठीक है, ये नहीं घिस रहा है, दैट मीन्स ये एक लैंड का फॉर्म बन गया। अब इस चट्टान के अगर चारों तरफ पानी भर जाए, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक द्वीप बन जाएगा और इसी को इरोजनल आइलैंड कहा जाता है। जब हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड जो है ये हिमानियों के अपर्दन से बना द्वीप का उदाहरण है। जब हम हिमानी की बात करें दैट मीन्स हम ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं। ग्लेशियर्स के इरोजन के बाद ग्रीनलैंड जो है वो फॉर्म हुआ है। सो आपसे एग्जाम्पल मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए लिस्ट की फॉर्म में कि एक तरफ आपको दे दें इरोजनल आइलैंड, डिपोजिशनल आइलैंड, इस तरीके से दे दें, और दूसरी तरफ आपको इसके सीधे सीधे से उदाहरण दे दें और आपसे कहें कि मैच कराइए या फिर इसमें से कौन सा मैच नहीं है, इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल क्या है। तो ग्रीनलैंड जो है। बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दुनिया के जो 10 सबसे बड़े आइलैंड हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर एक तरफ आइलैंड और एक तरफ एरिया दिया हुआ है। सो जब हम ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बैफिन की बात करते हैं यहाँ तक तो ठीक है, बट जब यहाँ पर ये दिया है सुमागा, ये सुमागा नहीं है, ये आपका सुमात्रा है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। इसीलिए ये जो बुक है इसका मैं धीरे धीरे करके अपने पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाता हूँ, इसमें जो भी एरर होती है उस एरर को रिमूव करते हुए। बट कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला था कि सर पीडीएफ से पढ़ाइए सीधे, वैसे तो कॉपीराइट का इशू है, बट ये थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने आज, सीधे पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ आपको बुक के। ठीक है, इसके बाद होन्शू आता है। इसके बाद जो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और विक्टोरिया है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। विक्टोरिया ऊपर आएगा और ग्रेट ब्रिटेन नीचे आएगा। ठीक है, विक्टोरिया जो है ये ज़्यादा बड़ा है, विक्टोरिया आइलैंड, इन कंपैरिजन टू ग्रेट ब्रिटेन। ये ब्रिटेनिका जो वेबसाइट है उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है। इसके बाद एलिसमर, ये 10th प्लेस पर आता है, ये यहाँ पर सही है। सो दो करेक्शन थे, एक तो ये सुमागा नहीं होगा, सुमात्रा होगा, दूसरा विक्टोरिया आइलैंड जो है ये बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन से, ये आपका 8th नंबर पर आएगा, 9th पर ग्रेट ब्रिटेन और 10th पर एलिसमर। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा ट्रिक मैंने यहाँ पर बनाया है, आप इसको देख सकते हैं और आप अपना भी ट्रिक बना सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक समझ में ना आए तो। सो आपको यहाँ पर ये ट्रिक याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। ऐसे अगर आप याद करोगे तो सीक्वेंस याद रखने में थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी होती है। सो यहाँ पर एक ट्रिक मैंने बनाया है जिसमें आपको लैंड याद रखना है। एक छोटी सी स्टोरी है कि लैंड पर एक न्यू गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बोर्नी और गवास्कर ने बनाया। दोनों बेफिक्र थे मात्रा को लेकर, होने दो जो होना है। ठीक है, ये उनका एक फंडा था कि होने दो जो होना है, और उन्हें पता था कि विक्ट्री ग्रेट लोगों की होती है और वो मर कर भी अमर हो जाते हैं। ठीक है, ये अगर आपने याद कर ली छोटी सी स्टोरी, 4-5 लाइन की स्टोरी अगर आपने ये याद कर लिया तो समझो कि आपको ये 10 के 10 सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे आइलैंड। सबसे पहले जब मैं लैंड की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लैंड किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ग्रीनलैंड को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जब हम न्यू गिनी की बात कर रहे हैं तो इससे तो आपको सीधे सीधे क्लियर है कि न्यू गिनी की हम बात कर रहे हैं, इस आइलैंड की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है बोर्नी। जब हम बोर्नी की बात कर रहे हैं, बोर्नियो की बात कर रहे हैं। जब हम गवास्कर की बात करें यानी कि हम मेडागास्कर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जब लैंड है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन लैंड। ठीक है,
न्यू गिनी आपको ऑलरेडी समझ में आ गया। बोर्नियो की बात करें, यहाँ पर सिंपली ओ और लगेगा तो बोर्नियो हो जाएगा। जब हम गवास्कर की बात करें दैट मीन्स हम मेडागास्कर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडागास्कर। इसके बाद दोनों बेफिक्र थे, जब यहाँ पर BAF इतना आपको देखना है और यहाँ से आपको याद रखना है बैफिन, ठीक। इसके बाद जब मात्रा की बात करें दैट मीन्स हम सुमात्रा की बात कर रहे हैं। इसके बाद होने की बात कर रहे हैं यानी कि हम होंशु की बात कर रहे हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखें, ये आपका जो विक्ट्री की बात है तो विक्टोरिया आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, तो अपने आप में ही रिप्रेजेंट कर रहा है आइलैंड को। इसके बाद जब हम ग्रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बस ब्रिटेन आपको और एडअप करना है, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पर मर की बात करें दैट मीन्स हम एलिस मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? एलिस मेयर की, या फिर इसको हम सीधे से मर पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर 10 के 10 आइलैंड एरिया वाइज कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सबसे पहला यहाँ पर आएगा आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। मतलब एक बार इस स्टोरी को फिर से देख लेते हैं कि लैंड पर न्यू गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये बोर्नियो और गवास्कर ने बनाया। दोनों बेफिक्र थे मात्रा को लेकर, होने दो जो होना है, ये उनका मतलब पॉलिसी थी। वो इसी तरीके से जीवन जीते थे बोर्नियो और गवास्कर की, होने दो जो होना है। उन्हें पता था कि विक्ट्री ग्रेट लोगों की होती है जो मर कर भी अमर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद बैफिन, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद होंशु, उसके बाद विक्टोरिया आइलैंड, फिर ग्रेट ब्रिटेन और फिर एलिस मर। तो ये टॉप 10 आइलैंड हैं एरिया वाइज, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आइलैंड का एक टाइप है वो है आपका वॉल्केनिक आइलैंड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी के बारे में बात होगी। वॉल्केनो से लावा निकलेगा और अलग अलग पदार्थ निकलेंगे, वो अगर एक जगह कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे और उसके चारों तरफ पानी भर जाएगा तो वो एक आइलैंड का रूप धारण कर लेंगे, ठीक है। महासागरीय कटकों के सहारे निकलने वाला जो लावा है उसका कभी कभी जो निक्षेप है वो कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि यह बढ़कर समुद्री जल की सतह पर ऊपर आ जाता है और जो द्वीप है उसके रूप में वो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे द्वीप मध्य अटलांटिक कटक के सहारे अधिक मिलते हैं। हवाई और एलुशियन द्वीप जो हैं वो ऐसे ही द्वीपों का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है कि जब हम वॉल्केनिक आइलैंड की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम हवाई और एलुशियन आइलैंड की बात कर रहे हैं, ये उसके एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक आइलैंड के, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कोरल आइलैंड यानी कि जो प्रवाल द्वीप हैं उसके बारे में। अब ये जो कोरल आइलैंड या फिर प्रवाल द्वीप हैं इसमें आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो उष्ण कटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं जो कि पानी के अंदर डूबे हुए हैं वहाँ पर मृत मूंगा इसके जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। हिंद महासागर में जो लक्षद्वीप है, मालदीव है, अटलांटिक महासागर में जो बरमूडा आइलैंड है, ये प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल आइलैंड के ही एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपको लक्षद्वीप, मालदीव, इसके अलावा बरमूडा आइलैंड, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। तीनों ही एग्जाम्पल हैं आपके किसके? कोरल आइलैंड के, ठीक है। तो जो डेड मूंगा होता है वो धीरे धीरे इकट्ठे होते चले जाते हैं और उसके बाद जो है एक वो आइलैंड का रूप धारण कर लेते हैं। यही कहलाते हैं आपके कोरल आइलैंड। के बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं जल संधि या फिर स्ट्रेट की। तो सबसे पहली चीज़ ये कि स्ट्रेट होता क्या है या फिर जल संधि क्या होता है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसको अगर आप स्प्लिट करोगे दो में तो एक आ जाएगा आपका जल, दूसरा आ जाएगा आपका संधि, यानी कि दो अलग अलग वाटर बॉडी होंगी, इनको मिलाने वाली जो ये संधि होगी यही क्या कहलाएगी? आपकी जल संधि, ठीक है। जल संधियाँ दो अलग अलग जल राशियों को जोड़ती हैं इस तरीके से और दो स्थल खंडों को, यहाँ पर ये जो स्थल खंड है इनको स्प्लिट कर रही हैं, अलग करती हैं। इनका व्यापारिक और सामरिक महत्व होता है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपको एक एरिया मिल गया जहाँ से एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाया जा सकता है, शिप्स वहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से बिजनेस हो सकता है, ठीक है। तो सामरिक महत्व भी है, व्यापारिक महत्व भी है। और इस संदर्भ में जिब्राल्टर और मलक्का जल संधियाँ ये एक बढ़िया एग्जाम्पल हैं इसका। इसके अलावा बेरिंग, जिब्राल्टर और जो आपका बाब अल मांडब है, इसके अलावा जो है आपका बास्फोरस और टॉरस जल संधि है, वो महाद्वीपीय विभाजक है, यानी कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट को वो स्प्लिट कर रही हैं, अलग कर रही हैं। जिब्राल्टर की बात करें तो भूमध्य सागर की कुंजी इसको बोला जाता है। इसके अलावा सुंगारू और डोबर ये जो जल संधियाँ हैं इनसे जो स्थल भाग हैं
इसको जोड़ने वाला एक मतलब रेल सुरंग जो है उसको भी बिछाया गया है। बेरेल जल संधि की बात करें तो बेरिंग जल संधि जो है इससे होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। सो बेरिंग के बारे में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो यहाँ से होकर गुजरती है। इसके बाद ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं और उनकी स्थिति क्या है, किसको वो जोड़ती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मलक्का जल संधि की। तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करती है। जल संधि का मतलब ही क्या है, दो अलग अलग जल जो निकाय हैं या फिर वाटर बॉडी हैं उनको आपस में जोड़ना। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया को ये स्प्लिट करती है, अलग करती है। वहीं पाक जल संधि की बात करें तो पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को, मतलब इन दोनों को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है। इसके बाद सुंडा जल संधि की बात करें तो जावा सागर और हिंद महासागर, इनको कनेक्ट करती है और इंडोनेशिया में ये लोकेटेड है। इसके बाद यूकाटन जल संधि की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, इन दोनों को ये अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को। और मैक्सिको और क्यूबा, इनके बीच में ये स्थित है। इसके बाद मेसीना जल संधि की बात करें तो भूमध्य सागर में ये जो है लोकेटेड। इसके अलावा ये इटली और सिसली, मतलब इटली का एक आइलैंड है सिसली आइलैंड, उसको ये अलग करती है, उन दोनों के बीच में है। इसके बाद ओरेंटो जल संधि की बात करें तो ये आपका एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, इनके बीच में ये लोकेटेड है। इस इटली और अल्बानिया, इन दोनों को ये स्प्लिट करती है, ठीक है। तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है ओरेंटो जल संधि। इसके बाद बाब अल मंडेब जल संधि, तो ये आपका रेड सी या फिर लाल सागर और अदन की खाड़ी, इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में। और यमन और जिबूती, इन दोनों को ये स्प्लिट करती है, फिर उन दोनों के बीच स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कुक जल संधि, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में लोकेटेड है और ये न्यूजीलैंड के जो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है उनके बीच में लोकेटेड है। इसके बाद मोज़ेम्बिक चैनल की बात करें, हिंद महासागर में ये लोकेटेड है और मोज़ेम्बिक और आपका जो ये मालागासी है, इनके बीच में ये लोकेटेड है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ चैनल की। अब ये जो नॉर्थ चैनल है ये आपका जो आयरिश सागर है और अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है और ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में लोकेटेड है। टॉरस जल संधि की बात करें तो अराफुरा सागर और पापुआ की जो खाड़ी है उन दोनों को ये स्प्लिट करती है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये लोकेटेड है, मतलब इन दोनों को ये ऐड, मतलब आपस में कनेक्ट करती है, स्प्लिट बोल दिया था मैंने, सॉरी। सो इन दोनों को ये कनेक्ट करती है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को ये स्प्लिट करती है, फिर उन दोनों के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद बॉस जल संधि की बात करें, तस्मान सागर और दक्षिण सागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। बेरिंग जल संधि की बात करें, अभी हमने देखा था कि बेरिंग सागर और चुकुची सागर, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है और अलास्का और रशिया के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद बोनी फेसियो की बात करें तो भूमध्य सागर में ये लोकेटेड है और कोसिका और सार्डिनिया, इन दोनों को ये, मतलब इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद बास्फोरस जल संधि की बात करें तो काला सागर और मरमरा सागर, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है और तुर्की में ये लोकेटेड है। इसके बाद डर्डेनलेज जल संधि की बात करें तो मरमरा सागर और एजियन सागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है, टर्की में लोकेटेड है। डेविस जल संधि की बात करें सो ये डेविस जल संधि जो है ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है, ग्रीनलैंड और कनाडा में, मतलब उनके बीच में लोकेटेड है। इसके बाद डेनमार्क जल संधि की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, इन दोनों को कनेक्ट करती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में लोकेटेड है। डोवर जल संधि की बात करें, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करती है और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लोकेटेड है। फ्लोरिडा जल संधि की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट करती है और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा को ये स्प्लिट करती है। इसके बाद आगे बात करते हैं हरमूज जल संधि की। सो ये जो हरमूज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कनेक्ट करती है और ओमान और ईरान के बीच में लोकेटेड है। हडसन जल संधि की बात करें तो हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर
को ये कनेक्ट करती है और कनाडा में लोकेटेड है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। स्पेन और मोरक्को के बीच में ये लोकेटेड है। इसके बाद मैगलन जल संधि की बात करें, प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये लोकेटेड है और मतलब इन दोनों को कनेक्ट करती है और चिली में ये लोकेटेड है। इसके बाद मकासर जल संधि की बात करें, जावा सागर और सेलेबीज सागर, इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करती है और इंडोनेशिया में लोकेटेड है। सो ये जो आपने लिस्ट देखी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में और समीक्षा अधिकारी दोनों में देखने को मिल सकता है। आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वाली वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।